मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस सुरक्षा नेता मानना शुरू कर दिया है। राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं, इतने ही योगी आदित्यनाथ है। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस सुरक्षा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए तो राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं, इतने ही योगी आदित्यनाथ है। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस सुरक्षा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए तो। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे। यस, मैं उत्तर प्रदेश, मतलब इसको लेके मैं डाउट में रहता हूँ कि हम बुलडोजर के मामले पे, एनकाउंटर के मामले पे क्या कहें। पर एक चीज मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, वहां हमारे 2 सेंटर्स हैं, तो जो लड़कियां हैं, जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि कैसा है यहाँ का सिस्टम, तो 1-2 बार कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर अब हमें शाम के बाद बाहर निकलने में डर नहीं लगता। अब मैं वहाँ रहता नहीं तो मुझे बहुत ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम इलाहाबाद गए आज से करीब 5 साल पहले, हमें बताया गया कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग आएंगे यहाँ पर बम फेंक देंगे, इंस्टीट्यूट का छोटा सा बम, पेट्रोल बम फेंक देंगे। उसके करीब 2 साल पहले योगी जी सीएम बने, तो हम मेंटली तैयार थे कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल हो गए, आज तक एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास। हमें पुलिस से बातें नहीं करनी पड़ी कभी। तो कानून व्यवस्था के मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बम फेंकेंगे? कंपटीशन फीस कम करने के लिए, या जो छात्र नेता हैं उनकी पावर बनी रहे, वो जिसको बोले फ्री में पढ़ाएं, तो जो ना माने उसे बम फेंक देंगे। इस तरह के इंसिडेंट सुनने से कि होते हैं, हुआ नहीं। तो मैंने पूछा कि हमारे साथ नहीं हुआ या अब नहीं होता है, तो पता लगा कि अब नहीं होता है। तो ये तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में मेरा अपना परसेप्शन है कि चीज़ें काफ़ी दुरुस्त हुई हैं। डेवलपमेंट में, एविएशन में, सड़कों में, एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन बाकी कुछ मामलों में ऑब्जेक्शंस होने ही चाहिए, मुझे भी हैं। वो करेक्शंस 2024 के इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि करेक्शंस आपने करने हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि जनता ने उसी बारे में बताया, किस बारे में बताया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सिग्नल तो बड़े नेता को थोड़ा सा लिबरल होना बेहतर होता है। हालांकि वो उनका स्वभाव अलग है, क्योंकि उनका बड़ा नेता होना ही उसी स्वभाव पर टिका हुआ है, वो उनकी यूएसपी है। तो मेरा सुझाव तो उनके लिए बहुत अनुकूल शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़िए, मेरा भाव आप समझ गए कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। जब वो संविधान बदल देंगे वाला मसला जब चला था, ये अयोध्या से शुरू हुआ था ये मसला। जो वहाँ के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, शायद सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान बदलेंगे। हाँ, वो भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा वो तो। और अब इस इलेक्शन के बाद प्रॉबेबली ये पहला इलेक्शन होगा जहाँ पर सोशल मीडिया ने, मतलब हमने सोचा था कि इससे पहले वाला इलेक्शन जो है 2019 का, सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2014 के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी जो है उसने काफ़ी सारे सीट्स सिर्फ सोशल मीडिया के बलबूते जीते थे, बिकॉज उस टाइम सोशल मीडिया वाज द ओनली एवेन्यू अवेलेबल फॉर मिस्टर मोदी, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया ने लिटरली मोदी जी को दरकिनार किया हुआ था।
2014 का वो था। 2019 में सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल था, लेकिन 2024 में एक अयोध्या फैजाबाद का वहाँ से जो बात चली वो आग की तरह फैली पूरे देश में। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज समथिंग टू बी वॉच्ड यस यस कि इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। इसके आप क्या देखते हैं कि ये डेंजर है कि ये इट नीड्स करेक्शन? हाउ आर पॉलिटिकल पार्टी सपोज टू डील विद इट? सोशल मीडिया तो फ्यूचर है ही किसी भी सोशल डिस्कोर्स का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हाँ। का। भविष्य के चुनाव तो सोशल मीडिया पे ही लड़े जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है ही। और मीडिया की आज़ादी का मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है या उसके इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है तो मीडिया पे उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इस बार जो संविधान बदल देंगे वाला मतलब नारा कहें, जुमला कहें, बातचीत कहें जो चली, उससे ये मैसेज कन्वे हुआ कि रिजर्वेशन खत्म होगा। हालांकि ये बात शायद थी नहीं और बीजेपी ने बार बार कही कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर पॉलिटिक्स तो परसेप्शन पे चलती है। अगर एक आम आदमी के मन में ये परसेप्शन बैठ गया कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे लोग, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। अच्छा, संविधान कैसे बदला जाता है जनता को ना पता है ना उसको रुचि है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए ही नहीं, 355 ही काफ़ी हैं उसके लिए, तो वो तो सामान्य सी बात थी। परसेप्शन पे पॉलिटिक्स चलती है और ये परसेप्शन ठीक ठाक, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ठीक से बना परसेप्शन। कुछ और राज्यों में बना होगा लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विजिबली दिख रहा था। राजस्थान में मेरा अपना अनुमान ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी उनसे नाराजगी ज़्यादा थी, लोकल वाली। यही हरियाणा में भी था। संविधान बदल देंगे वाली फीलिंग उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से ज़्यादा रही। और बिहार में नहीं थी। बिहार में दरअसल वो चीज़ें इस तरह से मिक्स थी कि आरक्षण वहाँ पे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन मतलब लोगों को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार है तो आरक्षण पे तो हमला नहीं ही होगा और यदि सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो सेंटर के फंड्स भी मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये भरोसा वहाँ पर काम कर रहा था। अच्छा। उत्तर प्रदेश में वो भरोसा इस बार उतना काम नहीं कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा वहाँ की डेमोग्राफी को देखें तो बात समझ में आए। जैसे अयोध्या को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मंदिर बना वहाँ ऐसा, हालांकि फैजाबाद एनीवे हाँ, सीट तो फैजाबाद है ना, हाँ। उसमें से 5 में से 1 हिस्सा अयोध्या का है, सीट तो फैजाबाद है। फैजाबाद के आसपास की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। तो ये मामला किसी एक सीट का है नहीं, आमतौर पर चाहे वो बस्ती की तरफ जाए या और 1-2 सीटें जो वहाँ पर आसपास हैं, अम्बेडकर नगर वगैरह, वो भी बीजेपी हारी ही है। अब वहाँ का डेमोग्राफिक अगर इंडेक्स देखें, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, वहाँ ओबीसी 22% हैं, दलित 21% हैं, मुस्लिम 18% हैं, तीनों मिला के 61% हो जाते हैं, 60 के आसपास हैं। ओबीसी वोट्स समाजवादी पार्टी के हैं ही, माना जाता है कि मिलेंगे। दलित वोट मिल जाएं इसके लिए उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि नॉन रिजर्व सीट पे खड़ा करना बहुत रेयर इंसिडेंट है। अवधेश जी को खड़ा किया जो दलित वर्ग से आते हैं, उसमें पासी समाज से आते हैं और पासी पॉपुलेशन अयोध्या वाले इलाके में दलित समाज में सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम्स को बीजेपी से नफरत है, ये दुनिया जानती है। जब ये तीनों मिला के 60% वोट हो रहे हैं तो अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं। वैसे भी ये तो मीडिया में हल्ला ज़्यादा मचा हुआ है। 2014 और 2019 में अगर आप वोट्स का परसेंटेज देखें, अयोध्या में पिछले 3 इलेक्शन से 48% वोट विनिंग कैंडिडेट को मिल रहे हैं, हर बार 48% मिलते हैं। पिछले 2 इलेक्शंस में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अगर आप कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के वोट जोड़ लें, 19 में तो बीएसपी, एसपी साथ थे, तब कांग्रेस और एसपी के जोड़ लें, तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह दोनों बार केवल 12-13 हज़ार वोट से जीते थे। वोट उनके थे 4-5 लाख के बीच में रहते थे, पर विनिंग जो गैप था वो 12,000 का था। इस बार क्या हुआ, बीएसपी का जो वोट बैंक है दलित, जैसे ही अवधेश प्रसाद एसपी के उम्मीदवार हुए, स्थापित आदमी है, पुराने आदमी हैं, तो दलित लोगों को लगा कि हमारा तो उम्मीदवार खड़ा ही हुआ है। इधर बीएसपी थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। 2014 में बीएसपी के लगभग 1.5 लाख वोट थे, 1,40,000 के आसपास। इस बार वो वोट 45,000 रह गए। तो मेरी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि वो 1 लाख वोट बीएसपी वाले शिफ्ट हुए एसपी की तरफ। 50,000 वोट से जीते अवधेश जी।
तो ये जितना लोगों ने शोर मचाया कि अयोध्या में कैसे हार गए, तो अब जब आप डेमोग्राफी देखेंगे वहाँ की तो बात समझ में आएगी।